नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ सालों से रिसर्च इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। ये हमारे क्लाउड सीरीज का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। इस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे पहले लेक्चर को देखिए ताकि आपको दूसरा लेक्चर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये कनेक्टेड ही होंगे। जो लोग मुझे जानते हैं खम्मा गणी, जो मुझे नहीं जानते दुआ सलाम। आइए कंटिन्यू करें हमारे वीएम एलोकेशन एंड माइग्रेशन के लेक्चर को और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों, हम समझ लें कि हमारे इस लेक्चर का आज का हमारा एजेंडा क्या क्या रहने वाला है। मतलब इस लेक्चर में हम क्या क्या कुछ कवर कर पाएंगे। आप सबको पता है कि ये हमारा लेक्चर वीएम माइग्रेशन के ऊपर है। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले लेक्चर के रिकैप से, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने पहले क्या कुछ सीख रखा है। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कि हमारे अंडर यूटिलाइज्ड पीएम कौन से होते हैं, क्योंकि पहले ही लेक्चर में हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास एक अंडर यूटिलाइज्ड पीएम होगा और एक ओवर यूटिलाइज्ड पीएम होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद अंडर यूटिलाइज के ठीक बाद हम जानेंगे कि एक ओवर यूटिलाइज्ड पीएम क्या होता है। ठीक है। और इसके बाद हम समझेंगे डुअल थ्रेशोल्ड पॉलिसी क्या होती है हॉटस्पॉट डिटेक्शन के लिए। हॉटस्पॉट आपको मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, इस लेक्चर में भी आगे हम बताएंगे कि हॉटस्पॉट क्या होता है। और इसके बाद हम इस चीज़ को एक किसी छोटे से वर्क एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल लेकर के, कि ये कैसे काम कर रहा है, डुअल थ्रेशोल्ड कैसे हमें फाइंड आउट होगा और हमारा अंडर और ओवर यूटिलाइज पीएम कैसे होगा। और फिर हमारा आखिरी स्टेप जो कि एक ओवर यूटिलाइज पीएम से जो वीएम्स के सिलेक्शन का होता है। तो ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे हमारे दूसरे लेक्चर के अंदर में, द रिसर्च माइंड्स के। लेक्चर को पूरा देखिए इसको समझने के लिए। चलिए शुरू करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि हमने अब तक क्या करा है, हमारा प्रीवियस क्या कुछ हो चुका है और अभी इस समय पे हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है। अब हम फर्स्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं कि एक फिजिकल मशीन क्या होता है। ठीक है, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। थोड़ा सा अगर हम रैप अप करने की कोशिश करें तो फिजिकल मशीन वो मशीन है जिसके पास फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हर बार ये कंटिन्यू करते रहे। फिर हमने देखा कि एक वर्चुअल मशीन क्या होता है। वर्चुअल मशीन को फिजिकल मशीन पे अलोकेट करने के लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और रिसोर्स अलोकेशन इस सीरीज में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में देखी और सीखी है। तो इस लेक्चर में आज हम क्या कुछ करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारा आज का एजेंडा क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हम ये देखेंगे कि जब अलोकेट हो गया, ठीक है, तो लोड को हम माइग्रेट करें। जैसे कि हम अपने इंट्रोडक्शन में भी कह रहे हैं कि आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें ये है कि हमको वीएम्स को माइग्रेट करना होता है। यानी कि पोस्ट अलोकेशन का हमको एक प्रोसेस जनरेट करना है कि अलोकेट तो हो गया। देखो, एक वर्चुअल मशीन है, वो किसी फिजिकल मशीन पे अलोकेट हो गया, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया है कि ये एम बी एफ डी से होता है। और एम बी एफ डी में एम जो है दैट स्टैंड्स फॉर मॉडिफाइड एंड बी एफ डी स्टैंड्स फॉर बेस्ट फिट डिक्रीजिंग। ठीक है, बेकर से इंस्पायर्ड एल्गोरिदम है ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। अब देखो, एक फिजिकल मशीन के ऊपर मल्टीपल वीएम्स भी तो अलोकेट होंगे ना, क्योंकि अभी जैसे VM1 भी हुआ, इसको VM3 भी हुआ, मे बी VM5 भी हुआ। ठीक है ना, क्योंकि इस VM को अलोकेट करने के बाद फिजिकल मशीन के पास मेमोरी बची हुई होगी, तो इसको और भी मल्टीपल दूसरे VMs अलोकेट होंगे। अब ये बात है कि एक PM को मल्टीपल VMs अलोकेट हो सकते हैं, बट एक वीएम जो है वो किसी एक ही पीएम को एक बार में एलोकेट होगा। इस बात को हमें याद रखना है कि मल्टीपल वीएम्स जो हो सकते हैं, मल्टीपल वीएम्स हमारे किसी एक पीएम को अलोकेट हो सकते हैं। मतलब मल्टीपल वीएम्स, मतलब VM1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जितने वीएम्स होंगे जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। बट एक वीएम जो किसी पीएम को अलोकेट हो गया, वो उस टाइम इंस्टेंस पे किसी और पीएम को अलोकेट नहीं होगा। ठीक है। अब देखो क्या है कि हम अलोकेट कर रहे हैं ताकि स्पीड बढ़ सके। सिंपल सी बात थी, पहले लेक्चर में हमने यही सीखा कि स्पीड, कंप्यूटेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए और रिसोर्सेज को सही ढंग से हमारे यूटिलाइज करने के लिए हम वीएम्स को पीएम को देते हैं, बराबर। तो वीएम कहाँ से आए थे भाई साहब? वीएम्स आए थे हमारे यूजर रिक्वेस्ट से।
जब अगर हम सबसे पहले अपने की नोट को देखें तो हम ये कह रहे हैं, मेरी पहली लाइन ही ये थी स्टार्ट के लेक्चर में कि यूजर रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो यूजर की वजह से हम वीएम्स को क्रिएट करते हैं, फिर वो फिजिकल मशीन पे जाते हैं। तो यूजर की जो रिक्वेस्ट है ये तो, इन टर्म्स ऑफ लोड अगर मैं बात करूं, लोड क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ये भेजता जाए, जैसे लोड बढ़ता है यानी कि ज्यादा यूजर हो गए तो लोड बढ़ जाएगा, यूजर घट गए तो लोड कम हो जाएगा। तो यूजर जो है ना, ये एक फ्लेक्सिबल पैरामीटर है, यूजर बढ़ता भी है यूजर घटता भी है। तो इन द सिमिलर एस्पेक्ट अगर हम कहें कि जो हमारा यूजर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड के, यानी कि यूजर बढ़ेगा तो लोड भी बढ़ेगा। तो इसका जो रिवर्स है वो भी तो ट्रू होता है ना, कि अगर मेरा यूजर घटेगा तो मेरा लोड भी घटेगा, बराबर। अब अगर मेरा यूजर बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, यूजर घट रहा है तो लोड मेरा घट रहा है। तो जो वीएम को तुमने एक पीएम के ऊपर अलोकेट किया, ठीक है, इसको हमको यहां से उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा लोड घट गया। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे तीन मुद्दे हैं। पहली बात तो ये, पॉइंट नंबर वन ये है कि जो प्रीवियस रिसर्च एस्पेक्ट्स थे उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आप वीएम को यहां से माइग्रेट ही ना करो जी। इस वीएम को, कीप दिस वीएम एज इट इज, जैसे वो है वो वैसे रहने दो। तो इस केस में क्या होगा, जैसे देखिए अगर हमारा एक वीएम है, ठीक है ना, इसका काम अब खत्म हो गया, तो अगर ये प्रोसेस इसका खत्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी बकेट लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, बराबर है ना। बकेट लिस्ट हमारी एम्प्टी होगी यानी कि ये अब कोई काम नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, ये आइडल स्टेट में चला आया। ठीक। आइडल स्टेट में आने से क्या होगा कि हमारे जो भूया सर हैं वो ये बात कहते हैं, अगेन इस पेपर का वही रेफरेंस है, मैंने पहले वाले ये में दिए रखा है, कि अगर कोई भी फिजिकल मशीन या जो ये है हमारा कोई भी आइडल स्टेट अटेन होता है, तो इन इस केस में ये देखो, ये हमारे सर बात कहते हैं कि इस केस में यहाँ पे तुम्हारा जो है वो 70% तक जो पावर है, अप टू 70%, ये देखो 70% पावर जो है ये तुम्हारा खर्च हो सकता है आइडल स्टेट के अंदर भी। अगर हम इस चीज को प्रोग्राम पे समझने की कोशिश करें, आर्किटेक्चर पे सपोज करो समझने की कोशिश करें, तो देखो अगर 100 जो है मिली जूल एनर्जी खर्च हो रही है एट इट्स मोस्ट लोड, है ना, जितना सबसे मैक्सिमम लोड है किसी एक पीएम या वीएम के अंडर में 100 मिली जूल खर्च हो रही है, तो अप टू 70 मिली जूल भी ना आइडल स्टेट में खर्च हो सकती है। अप टू कहने का मतलब जरूरी नहीं कि 70 के 70 मिली जूल ही खर्च हो, ठीक है। ये 20 मिली जूल भी हो सकती है, 40 मिली जूल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप जिस सिचुएशन में इस चीज को रख के बैठे हो, ठीक है। तो हम इसको आइडल स्टेट में नहीं छोड़ सकते, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ओपिनियन है जिसमें हम ये बात कह रहे हैं कि अगर हम किसी वीएम को आइडल स्टेट में छोड़ दो, तो अभी हमको पता लगा कि अगर वो कोई भी चीज आइडल स्टेट में रहेगी तो अप टू 70% तक पावर वो कंज्यूम कर सकती है, ठीक है। जो दूसरा सिचुएशन पैदा होता है, पॉइंट नंबर टू, वो ये पैदा होता है कि इसको आप शट डाउन कर दो, आप इसको ऑन ही मत रखो। अगर आप इसको ऑन ही नहीं रखोगे तो पावर कंजम्पशन नहीं होगी, वाजिब सी बात है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप इसको दोबारा ऑन करोगे तो देयर इज अ बूट टाइम। ये बूट टाइम किसको बोलते हैं, मतलब इतनी देर ये ऑन होने में लगाएगा। तो अगर मैं मान लूं एक जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम का 7 सेकेंड्स का बूट टाइम है, अगर सिंपली मान करके चलते हैं, ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो 7 सेकेंड तक मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, प्लस कुछ एडिशनल पावर हमको उसको देनी पड़ेगी ताकि उसका बूट प्रॉपर हो सके, तो ये भी अफोर्डेबल नहीं है। सो द थर्ड स्टेज इज दैट इफ योर वीएम इज नॉट अंडर एनी यूटिलाइजेशन, यू नीड टू माइग्रेट द वीएम फ्रॉम वन फिजिकल मशीन टू ऑब्वियसली अनदर फिजिकल मशीन। मतलब एक से उठा करके तुम क्या करो, तुम किसी और पे डाल दो, किसी दूसरे फिजिकल मशीन पे डाल दो। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ अ वीएम फ्रॉम वन पीएम टू अनदर पीएम। अभी देखो, अगर मुझे माइग्रेट करना है ना, तो माइग्रेशन की कोई कंडीशन होनी चाहिए, किस स्टेज पे आप माइग्रेट करोगे, उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपके ऑर्डिनल मेजर्स क्या रहेंगे। ऑर्डिनल मेजर किसको बोलते हैं, जो किसी चीज में रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, इस इन वजहों से, या ये पैरामीटर्स थे हमारे जिनकी वजह से हम माइग्रेट करने चले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास तीन तरह के पीएम्स हो जाएंगे। कितने तरह के पीएम्स हो जाएंगे हमारे पास, तीन तरह के पीएम्स हो जाएंगे। एक जो ठीक काम कर रहा हो, ठीक है, तो एक एक जो अंडर यूटिलाइज्ड हो,
पहला पीएम हम किसको बोल रहे हैं, जो अंडर यूटिलाइज्ड पीएम होगा। दूसरा टाइप का पीएम ओवर यूटिलाइज्ड पीएम बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट हमारा क्या हुआ, अंडर यूटिलाइज्ड, सेकंड हो गया ओवर यूटिलाइज्ड, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल पीएम। ठीक है, तो ओवर यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड, न्यूट्रल, देखिए ये अपने नाम से ही अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी पीएम के पास में इतना लोड नहीं है, तो लोड आप किस टर्म में नाप रहे हो, आप मेजर करोगे इसको कि विथ रिस्पेक्ट टू मी, जैसे मैं पीएम आई की बात कर रहा हूं तो आईएथ पीएम का 1 to J पीएम्स के रिस्पेक्ट में कितना लोड है। ठीक है, तो अगर किसी का लोड, पर्टिकुलर लोड कम है, ठीक है, ऑन एन एवरेज लोड से एक पर्टिकुलर लोड लिमिट डिसाइड की जाती है, वो कैसे डिसाइड की जाती है उसको भी अभी देख लेते हैं। तो अगर उसका लोड कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अंडर यूटिलाइज्ड बोलेंगे, मतलब जितना बाकियों का इस्तेमाल हो रहा है उतना ये भाई साहब नहीं इस्तेमाल हो पा रहे। ठीक है, तो हमारा अंडर यूटिलाइज्ड हो गया। ठीक, दूसरा मैंने नाम लिया ओवर यूटिलाइज्ड पीएम। ठीक है, ओवर यूटिलाइज्ड पीएम क्या होगा, अब ये भी देखो अपने नाम के टर्म से क्लियर होता है कि जो ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी 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 यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम ओवर यूटिलाइज्ड बोलेंगे। और तीसरा क्या है, तीसरे को हम बोलेंगे न्यूट्रल पीएम। ठीक है, अभी देखो, आपको जान करके इस बात में बहुत हैरानी होगी कि किसी भी सिस्टम का ये मकसद नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ मतलब तेज 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 काम कर लें। हमारा मकसद ये होता है कि हम एक एफिशिएंट मैनर में काम करें, ना तो हमको बहुत ज्यादा तेज, जितनी रिक्वायरमेंट हम उस स्पीड से दौड़ें, ताकि हमारे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। तो ऐसा नहीं है कि जो ओवर यूटिलाइज्ड है उसको रहने देना है और जो अंडर यूटिलाइज्ड है हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है। अभी जब एल्गोरिदम स्ट्रक्चर आएगा तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें अंडर यूटिलाइज के लिए कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिदम लगाना भी नहीं पड़ता। जितनी सारी मारम मारी है, जो झगड़ा फसाद है, वो ओवर यूटिलाइज्ड पीएम के लिए है। अंडर यूटिलाइज्ड और न्यूट्रल के साथ हमारा कोई झंझट नहीं। अंडर यूटिलाइज्ड को तो हम एक बार में ही सफाया कर देंगे, अभी समझ जाएंगे कैसे। ठीक, तो पहले तो समझ लो, ओवर यूटिलाइज्ड हो गया, अंडर यूटिलाइज्ड हो गया और तुम्हारा न्यूट्रल पीएम हो गया। ठीक है, तो अब ये ओवर यूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड का क्या मतलब हुआ, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप जो वीएम्स और पीएम की बात है उसको फॉर द टाइम बीइंग भूल जाओ। हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक घर है, उसमें 5 नौकर हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मिस्टर राम एक नौकर है, मिस्टर मोहन एक नौकर है, मिस्टर सोहन एक नौकर है। ठीक है, XYZ भी कोई नौकर है बेचारा, एंड ABC भी कोई नौकर है बेचारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 जने हो गए। अब एक मिस्टर राम जो है वो एक 24 घंटे का टेन्योर है, 24 घंटे का टेन्योर राम के पास भी है, मोहन के पास भी है, सोहन के पास भी है, XYZ। तो राम के जो वर्किंग आवर्स हैं दैट इज 14, सपोज कर लो। ठीक है, मोहन के जो वर्किंग आवर्स है सपोज कर लो दिस इज 8 आवर्स, कि ये भाई साहब एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। और सोहन के जो वर्किंग आवर्स है दे आर 13 आवर्स। ठीक है, XYZ का मान लो 10 आवर है, और ABC का भी मान लो, इसका मान लो 6 आवर्स है। ठीक है, तो अब अगर मुझे सिर्फ एक इस पैरामीटर को देख करके चलना हो वर्किंग आवर्स में, तो आपको देखने से ही साफ साफ झलक रहा है कि बेचारा राम जो है इसकी लगी पड़ी है, ये सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है। सेम हाल जो है वो सोहन का भी हो रहा है। लेकिन सिस्टम को ये कैसे समझाएं कि ये बेचारे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप सबको मालूम है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम मीन ले सकते हैं। मीन के लिए आप जानते हो इस मिशन का साइन है I1:n। ठीक है, जो भी आप पैरामीटर लेना चाहते हो, मान लो jth पैरामीटर है, और n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, इसका एवरेज आ गया। तो अगर यहाँ पे देखो तो 14 8 22, 22 एंड 10 32, 32 6, तुम्हारा 38 एंड 38 प्लस 13 दैट इज 3 1 4 51 आवर्स हो गए। ये टोटल आवर्स हो गए कितने लोगों में, दोबारा जोड़ ले। देखो मैं याद करके नहीं रखता, तो ऐसे होता है कि 11 और 3 1 4 1 5, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये हमने कितने लोगों का निकाला, 5 लोगों का निकाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑन एन एवरेज 10.02 तुम्हारे जो आवर्स आ गए। ठीक है, वो तुम्हारे हो गए, ये एवरेज हो गया। ठीक, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि अगर हम एवरेज का भी एक मार्जिन फिक्स कर दे, जैसे मान लो 20% मार्जिन तुम फिक्स कर दो। ठीक है, तो 10 का जो 20% आया, 2 यूनिट आया, यानी कि 8 घंटे से जो कम काम कर रहा है, ठीक है, उसके पास काम कम है, वो भी दिख ही रहा है मेरे को कि ये 6 घंटे का काम कर रहा है, बेचारा अंडर यूटिलाइज्ड है। इसके पास कम ही काम होगा तभी इसका 6 घंटे में, या तो ये बहुत
बहुत इंटेलिजेंट काम करने वाला हो, तो हमारे जो क्लाउड आर्किटेक्चर है उसको तो पता ही है ना मैंने किस तरह के वीएम्स या किस तरह के पीएम्स डिप्लॉय कर रखे हैं। तो ऐसे नहीं है कि वहां पे कोई एस्टिमेशन नहीं है और बाद में हम इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा सोमन बाबू इतने घंटे काम करे तो ये अच्छा आदमी है। ठीक है, बट एबीसी अब ये क्या हो गया यहाँ पे अंडर यूटिलाइज हो गया। ठीक है, एंड राम इसी जो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने 20% का मार्जिन लिया तो अगर 20% बढ़ा दूं तो यानी कि 12 आवर्स हो गए। ठीक है, तो जो 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है यानी कि जो राम है वो हो गया, और जो हमारा सोहन है वो हो गया। ये बेचारे ओवर यूटिलाइज हो गए, है ना। एंड मोहन एंड एक्स वाई जी जो हो गए, ये बिल्कुल उस रेंज में लाई कर रहे हैं जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम हो गया। अगर तुम ध्यान दो तो अगर यहाँ पे हम अपने मोहन और सोहन के वर्क आवर्स को देखें, मोहन और एक्स वाई जी के, तो दे आर लाइंग 8 आवर्स एंड 10 आवर्स, जो कि हमारे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है। यानी कि ना ये बेचारे ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं ना ये अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है, यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है वीएम के पैरामीटर्स को लेकर के। लेकिन वीएम के पास क्या है कि मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर तुम चाहो तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कंसीडर करो, सिर्फ कि सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेस पे ओवर यूटिलाइज अंडर यूटिलाइज निकाल लो। अगर चाहो तो पावर कंजम्पशन को भी इसमें कंसीडर किया जा सकता है। कैसे? अब अगर तुम दो पैरामीटर्स लेके चलोगे तो तुम सीधा सीधा इनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप किसी आदमी का बोलो कि वेट इतना है जी और हाइट इतना है जी, इनको जोड़ दो, तो ये नहीं कर सकते ना। वेट का जो यूनिट होगा वो केजी में होगा या पाउंड में होगा, या हाइट का जो यूनिट होगा वो इंचेस में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा। तो आप जो दो अलग यूनिट की चीजें ना उनको एक साथ जोड़ घटा सीधा सीधा नहीं करते। ठीक है, उनको कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज अगर आप करने को आते हो रिसर्च के अंडर में, तो पहले आप ये देखो कि क्या सच में ये इसकी फिजिबिलिटी बनती है। रिसर्च कोई भूत नहीं होता कि आप सोचो कि अच्छा ऐसा कर देने से ऐसा रॉकेट चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो रिसर्च किया जाता है वो किसी डेली लाइफ को ही सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। आपके रिसर्च करने से, आपकी किसी चीज में कंट्रीब्यूट करने से वो आपके डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट डाल रही है ये मैटर होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो यूजर होता है हमारा, वो सर्वो सर्वी है, मतलब उसके उसके बाहर कुछ नहीं है। अगर यूजर की एक्सेसिबिलिटी जितनी अच्छी होगी, कोई भी रिसर्च इंडस्ट्री उतनी अच्छी चलेगी, उसका रिसर्च प्रोडक्ट इतना अच्छा चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अभी देखो तुम हाइट और वेट को तो हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो क्या हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते? अगर आपको एक टर्म पता हो बीएमआई, है ना, तो बीएमआई क्या करता है, आपके हेल्थ के इंडेक्स निकालता है, उसके लिए हाइट और वेट को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से वो जो है मल्टीप्लाई करता है, और फिर एक रूल सेट को बना करके हम उसको एडिटिव रखते हैं। ठीक है, तो बीएमआई का अगर निकालना है, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि पैरामीटर्स को एक स्केल पे लेके आओ, सिंगल स्केल पे, जहां पे आप उसके साथ कोई साठ गांठ बना सको। तो सेम स्केल पे लेके आने के लिए देयर आर एनॉर्मस नंबर ऑफ वेज। आप एक्सपोनेंशियल वे से भी जा सकते हैं, लॉगरिथमिक वे से भी जा सकते हैं, कुछ मेथड्स भी हैं जैसे क्रेटिक मेथड है, इसको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको एक पैरामीटर से समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर से करना हो तो आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किस हिसाब से आप इसको जोड़ या घटा सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि न्यूट्रलाइज कर लिया तो सीधा सीधा जोड़ ही दो या सीधा सीधा घटा ही दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी के लिए जैसे मान लो कि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन को कंसीडर कर लेते हैं, हमारा फेवरेट पैरामीटर है ये सीपीयू यूटिलाइजेशन, है ना, हम बार बार इसी का नाम लेते हैं। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन के नाम से इसको सपोज कर लो कि अभी अभी के डेट में अगर हम रेफर कर रहे हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन को लेके चलते हैं, तो सपोज करो कि 2 गीगाहर्ट्ज जो है वो तुम्हारा एवरेज आता है, सपोज फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो 2 गीगाहर्ट्ज में तुम एक परसेंटेज मार्जिन जोड़ दो 10 to 30% के बीच में। अब तुम ये परसेंटेज भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, तो ये कहां से पता चलेगा? वन एंड ओनली डॉक्टर राजकुमार भूया, इन्होंने काफी कुछ बता रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं दे रखी पेपर में। अगर कोई समझे ना तो बड़े ही आराम से एक एक कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ सकती है। मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों मिनिमाइजेशन की जरूरत ही क्यों है, वो सब कुछ भी इन्होंने बहुत ही इफिशिएंट मैनर में बता रखा है। और तो अब हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। 10 to 30% का हमारा रूल हो गया भाई कि 10 to 30% से आप अप डाउन कर लो। तो आप पूछोगे 10 ही रखना है, 20 ही रखना है कि 30 ही रखना है? वो भी एक, उसका भी तुम एक केस स्टडी ले सकते हो कि अगर 10 रखा तो क्या फर्क पड़ा, 20 रखा, जितना थ्रेशोल्ड को लीनियंट करोगे सिलेक्शन उतनी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ठीक, तो अब मुद्दा क्या है हमारे पास, वापस से हम घूम फिर के अपने
उन्हीं तीन बंदरों के पास आते हैं, ओवर यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड एंड न्यूट्रल पीएम। ठीक है, मतलब ना ओवर यूटिलाइज हो रहा है ना अंडर यूटिलाइज। इसको बोलते हैं, आप देखो इसमें दो हो गए ना, ओवर यूटिलाइज कब होगा और अंडर यूटिलाइज कब होगा। तो दिस इज कॉल्ड डुअल थ्रेशोल्ड पॉलिसी। ठीक है, डुअल थ्रेशोल्ड पॉलिसी। डुअल थ्रेशोल्ड पॉलिसी का मतलब कि भाई साहब इसमें दो थ्रेशोल्ड होंगे, T1 मान लो, T2 मान लो। T1 जो होगा, सपोज कर लो तुमने एक अल्फा नाम से वैल्यू निकाली। अब अल्फा जो है ये तुम मीन ले सकते हो किसी भी चीज का, या मोड ले सकते हो किसी भी चीज का, या मीडियन ले सकते हो किसी भी चीज का। तो मीन मोड मीडियन पे भी करके देख सकते हो कि भैया जब मैंने मीन लिया तो रिजल्ट क्या आया, मोड लिया तब रिजल्ट क्या आया, मीडियन लिया तब रिजल्ट क्या आया। ठीक है, अब आप कहेंगे यही तीन क्यों, कुछ और ले लो। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ले लो, है ना। एक्स्ट्रा आप इन तीन पैरामीटर्स के अलावा और कौन सा पैरामीटर यूज कर सकते हो। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं आप, उसका फिर कंपैरिजन मीन के साथ होगा। अगर वो मीन से ज्यादा अच्छा हुआ तो मीन से हम लेंगे। जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप कहीं प्रोफेसर हो, आप पढ़ा रहे हो, या आप स्टूडेंट भी हो फॉर द टाइम बिंग, है ना। तो अगर आपके 50 बच्चे हैं, तो अगर कोई पूछता है कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस क्या है, तो क्या आप उस बच्चे का नाम लेते हो जिसके 98% मार्क्स आ रहे हैं कि ये मेरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाँ झूठ बोलना है तो सिर्फ उसका नाम बताओ, ये तो सीधी सी बात है। नहीं तो आप क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस बताते हो कि पूरा ग्रुप मिलके आपकी क्लास का क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी इंडिया के सारे लोगों को मिला करके बनती है, सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर क्लास को मिला करके हम इंडिया की रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते। सिर्फ अंबानी के पास कितना पैसा है, अगर हम इस चीज से रिप्रेजेंट करने जाए तो हमारा इंडिया जो हो सकता है वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हो सकता है। तो ऐसा ऐसा नहीं है, आप पूरे ग्रुप मास को लेकर के चलते हो, एक सिंगल मास को लेकर के। हम सिंगल स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं करते जब भी कैलकुलेशन पे आती है बात। तो मीन जो है वो एक स्टैंडर्ड है। तो हमारे पास क्या हो गए, दो थ्रेशोल्ड्स हो गए। अगर मान लो एक्स बार को मीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरली एक्स का जो ये बार रिप्रेजेंटेशन है ये मीन के लिए होता है, मीन यानी कि एवरेज। ठीक है ना। अगर हम जितने टोटल हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक्स बार माइनस थीटा वन कर लो, एक थ्रेशोल्ड हो गया। एक्स बार माइनस थीटा टू कर लो जी। ये थीटा वन और थीटा टू जो होंगे, ये दोनों ही सबसेट हो सकते हैं 10 to 30 के बीच में। अब ये जो डिफरेंस है ये आप डिसाइड करो कि आपने कितना रखना है, करके देखो कोड पे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है। ठीक, तो अब मेरे पास क्या हुआ कि इस थ्रेशोल्ड पॉलिसी के बेस पे मेरे पास तीन तरह की क्लास ऑब्वियसली तैयार हो जाएगी, है कि नहीं। तीन तरह की क्लास कौन कौन सी हुई, तो अब मेरे पास मान लो PM1 जो है, PM3 जो है और PM5 जो है, दे आर सपोज करो दे आर ओवर यूटिलाइज्ड। ठीक है, ओवर यूटिलाइज्ड। ठीक, एंड सपोज PM2 एंड PM4 दे आर अंडर यूटिलाइज्ड। ठीक है, बराबर। अंडर यूटिलाइज ओवर यूटिलाइज कैसे हुआ ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब PM1 PM2 ये PM3 लिया था, PM5 मान। ठीक है, ये ओवर यूटिलाइज हो गए। जो लोग अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनके पास तो काम ही नहीं है ना भाई साहब। जो अंडर यूटिलाइज्ड है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसको रिसोर्सेज देके क्या करना पड़ेगा। सो ऑल द वीएम्स जितने भी उसके पास वीएम्स होंगे ये सारे माइग्रेट हो जाएंगे। अगर मेरे घर के 10 नौकर हैं और मैं अंडर यूटिलाइज काउंट होता हूं तो मैं सबको निकालूंगा। ठीक है, अब जब तुम सबको ही बाहर कर रहे हो, यू डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक ऑन द रिजेक्शन। वो तुम जितना मास है वो सारा का सारा ही रिजेक्ट हो रहा है। अब ये तुम, हमारे पास 10 फ्रूट्स हैं, ठीक है, अब तुमने कहा मैंने किसी को नहीं लेना। ठीक है, तो ये सारे ही रिजेक्ट हो गया। हाँ, तुमने रिजेक्ट किया, तुमने सेलेक्ट किया, ये किसी के किसी ना किसी बेस पे हो सकता है। लेकिन अगर रिजेक्ट कर रहे हो कि मैंने लेना ही नहीं है, कोई नहीं चाहिए, तो यहाँ पे किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे अपने स्पेसिफिक एक जो मेरे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनमें से स्पेसिफिक सपोज करो कि मुझे डेविड को बाहर करना है, स्पेसिफिकली अगर मैं डेविड को ही निकालने चाहूं, तो फिर मुझे मेरे पास देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट रीजन कि मैं डेविड को ही क्यों बाहर करूं, किसी और को क्यों नहीं बाहर करूं। या सपोज करो मुझे रेखा को बाहर करना है, तो मैं रेखा को ही पिक क्यों करूं, रेखा के कंपैरिजन में डेविड के साथ करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये रिलेटिव कंप्यूटेशन हो गया। ठीक है, कि जहां जो तुम्हारे पास डाटा अवेलेबल है तुम उसके बेस पे करो, इसमें कोई
पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड बिठा करके नहीं कर सकते कि जिसके 50% से कम नंबर आए उसको, जैसे सपोज करो आईआईटी के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो आईआईटी के एग्जाम्स में परसेंटाइल चलता है, परसेंटाइल मतलब जिसका सबसे ज्यादा है। अभी अगर किसी के घर के, अगर मैं बांग्लादेश की जीडीपी की बात करूं, सपोज करो कि अगर सपोज करो एग्जैक्टली 3.8 हो या जितनी भी रही हो, तो अगर मैं कहूं कि मुझे इसका जो जीडीपी है वो इम्प्रूव करना है, तो क्या मैं साल भर में कोई भी टेक्निकल कंपनी बिठा करके कितना भी इसके एफर्ट लगा के 3.8 से 7.2 बना सकता हूं इसकी जीडीपी? नहीं बना सकता, क्योंकि ये रिलेटिवली एक सही फिगर नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी इंप्रूवमेंट 3.8 से 4.2 4.5 हो सकती है, बट 7.2 एकदम से नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्टडी। इसी तरह से अंडर यूटिलाइज ओवर यूटिलाइज में पीएम वो आएंगे जो हमारे रिलेटिवली ज्यादा या कम कर रहे हैं, और अंडर यूटिलाइज वालों के सारे वीएमसी माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक। तो अंडर यूटिलाइज हमारा गया, इसको कुछ करना ही नहीं है। ओवर यूटिलाइज्ड के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रल जो पीएम है ये तो बेचारा ठीक ही काम कर रहा है ना, तो जो ठीक काम कर रहा है उसको क्यों तंग करोगे, है कि नहीं? ठीक है ना, जो हमारा ठीक काम कर रहा है हमको उसको तंग नहीं करना है, तो हम न्यूट्रल पीएम को कुछ नहीं करते। तो रह सह के बचा कौन? ओवर यूटिलाइज्ड पीएम हमारे पास रह गया। तो ओवर यूटिलाइज्ड पीएम से हमको वीएम्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक ओवर यूटिलाइज, सपोज करो हम पीएम ले लेते हैं, एक ओवर यूटिलाइज्ड पीएम ले लेते हैं, मान लो पीएम 1 जो है ये हमारा एक ओवर यूटिलाइज्ड पीएम है, ठीक है। तो इस ओवर यूटिलाइज्ड पीएम के पास सपोज करो आपकी 5 वीएम है, VM33, VM44 एंड VM46, ठीक है। अब इसमें से ऐसा वीएम चूज करना है जिसको निकालने से आपका ये पीएम न्यूट्रल हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, समझ रहे हो? ठीक है, हमको ये नहीं देखना है कि हमको इसको अंडर यूटिलाइज में लेके, हमको सिर्फ इससे उतने ही वीएम्स माइग्रेट करने हैं जिसमें ये न्यूट्रल वाले लिस्ट में आ जाए। ओवर यूटिलाइजेशन वाला फैक्टर हमको कम करना है। जब ओवर यूटिलाइजेशन क्यों कम करना है? क्योंकि देखो, तुम इस चीज को ना प्रैक्टिकल देख सकते हो। जैसे सपोज करो हम अच्छे से अच्छा फोन लेके आते हैं, खूब अच्छा फोन लेके आए, और उस पर गेम खेलना स्टार्ट करो आप, ठीक है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम पे से ज्यादा उस पर आप लगातार गेम खेलते रहोगे तो हीट डिसिपेट होगी, हीट डिसिपेट होगी, बेफालतू की हीट आप डिसिपेट कर रहे हो, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पे भी असर बैठ रहा है। देखो ना, अभी हम अपना एक हमारे इलान मस्क भाई साहब हैं, वो अर्थ से माइग्रेट क्यों करना चाहते हैं? उनका क्या लॉजिक होगा इस चीज के पीछे? उनको दिख रहा है कि आज हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है ना वो सेट नहीं बैठ रहा। अगर हमारे अर्थ का क्लाइमेट सेट नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ ही हम जो जिस तरह का एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बिगड़ते जा रहा है। वो क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक टाइम पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे दोस्त। तो अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचे तो हम अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे? सन भी हमारा डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन सन चलो वो एक बहुत बहुत लेटर स्टेज की बात है। अभी जो अर्थ पे हो रहा है उसमें ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हो, ये काफी सारा कुछ ये करता है। तुम्हारे जितने डेटा सेंटर्स हैं ये इतना सारा हीट डिसिपेट करते हैं। एक डेटा सेंटर, अगर आप बात करने जाओगे, एक डेटा सेंटर 1 घंटे में, 1 आवर के अंदर में 25,000 हाउस होल्ड के बराबर, मतलब 25,000 बल्ब जला दो तुम, ठीक है। अभी 25,000 बल्ब इकट्ठे जितना पावर यूटिलाइज करेंगे वो एक डेटा सेंटर 1 घंटे में यूटिलाइज करता है। ये बात भी लिखी हुई है। हमारे अपनी मर्जी से तो हम देखो, रिसर्च में तो हम बात ही नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्जी से कोई भी बात करें, है ना। अपनी मर्जी तो हम यहाँ लगा ही नहीं सकते। सिंपल सिंपल सी बात लिखी हुई है कि हाउ एवर एन एवरेज डेटा सेंटर कंज्यूम्स एज मच एनर्जी एज 25,000 हाउस होल्ड। तो ये स्टडीड है फैक्ट, ठीक है। तो हमको पावर कंजम्पशन कम करनी है, ऐसा नहीं करना है कि हम बेफालतू में पावर कंज्यूम कर रहे हैं। टॉपिक थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, क्योंकि ग्रीन अवेयर कंप्यूटिंग की बात देखो, जो लोग ग्रीन अवेयर कंप्यूटिंग की बात करते हैं वो सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप सच में उस चीज को उस तरह से फील कर सको। हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं दोस्त, कि पढ़ लिया हमारी डिग्री पूरी होगी। जब तक आप इस बेस पे काम करोगे, इस बेस पे पढ़ने की इच्छा रखोगे, तब तक
क्या होगा, लॉजिकली चीजें फिट नहीं बैठेंगी, आप समझ नहीं सकोगे, इसलिए समझने का प्रयास करो। लॉजिकली चीजें अपने आप ही फिट बैठने लग जाती हैं कि इसका लॉजिक क्या है, बेसिकली ये होता क्यों है, हमें क्यों माइग्रेट करना है भाई, वो रियल टाइम पॉलिसी भी मालूम होनी चाहिए क्यों करना है। ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे सपोज करो कि मैंने एक वीएम यहां से इसको पिक किया। ठीक है। पीएम वन से पहला वीएम पिक किया, और इसको जब मैं माइग्रेट करूंगा, यहां से माइग्रेट करने का मतलब, सपोज करो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं कि इसको मुझे उठा करके दूसरे पीएम पे डालना है। तो जब तुम सेलेक्ट करोगे, तो सपोज करो कि पीएम के रिसोर्सेज ना अभी 2 गीगाहर्ट्ज पे बचे हुए। ठीक है। तो ये वीएम ने सपोज करो कि 600 हर्ट्ज जो है वो ले रखा है, तो ये 600 हर्ट्ज इधर ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतने मेरे रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। तो ये उतना तक ही लेके आना है जितने में ये न्यूट्रल में आ जाए, रिसोर्स बच गया ना, या सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना कम हो जाए एक पर्टिकुलर ये से कि ये उस कैटेगरी में आ जाए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ओवर यूटिलाइज से वीएम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक। so ये this is another aspect of the research, that VM selection, which VM you have to select so that you can migrate it। अभी देखो, तुम अगर माइग्रेशन की बात समझते हो, ये माइग्रेशन जितने आप रिसर्च पेपर्स देखोगे, जितने आप रिसर्च आर्टिकल्स देखोगे, उसमें ये एक बहुत मेजर कंटेंट है कि आप कौन सा वीएम पिक करोगे जिसको कि आपको माइग्रेट करना हो। तो माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ भाई, मेरे पास एक पीएम है, इस पे 1 2 3 4 5 वीएम है। ठीक है। तो ये अगर मुझे हटाना है यहां से, तो ये हटके किसी और पीएम पे जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। एक्स वाई जी कोई भी पीएम है, ये इस पे जाएगा। तो दिस इज माइग्रेशन, मतलब इसका स्थानांतरण हो गया। अगर मैं बात करूं, एक जगह से उठा के हमने इसको दूसरी जगह रखा। ठीक। अगर हमारे इस प्रोसेस को हम एक फ्लो चार्ट का नाम देना चाहें, फ्लो चार्ट ऐसा होता है जो किसी भी वर्क रिप्रेजेंटेशन को दिखा सके। तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट करके हमारे देखे कि हमारे, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने वीएम को अलोकेट किया, है ना। फिर उसके बाद तुमने हॉटस्पॉट पीएम चूज किए। हॉटस्पॉट पीएम, हॉटस्पॉट पीएम ये वही पीएम है जो या तो ओवर यूटिलाइज्ड हैं या तो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। हॉटस्पॉट वर्ड ना आपने कोरोना के समय बहुत सुना था। हॉटस्पॉट वर्ड मतलब जहां पे खतरा है भाई, यहाँ पे नहीं जाने का है। ठीक है। तो हॉटस्पॉट हमारे क्या हुए, वो पीएम्स हो गए जिनसे हमको ये उठाना है, ये हमारे हॉटस्पॉट पीएम हो गए। क्या उठाना है हमें, वीएम्स उठाने हैं। ठीक है। तो हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। उसमें से जो अंडर यूटिलाइज्ड हॉटस्पॉट है, ठीक है, उससे आप ऑल वीएम्स माइग्रेट करते हो, सारे वीएम्स माइग्रेट हो जाएंगे। और जो अंडर यूटिलाइज है उसके कुछ वीएम्स माइग्रेट होते हैं। ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट तो मैंने नहीं ड्रॉ किया, हम इसको अगर तरीके से बनाएं तो ये बन सकता है कैसे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने किया अलोकेट वीएम टू पीएम। अब यहां पे जो पॉलिसी हमारी यूज हो रही है, दैट इज एम बी एफ डी। एम बी एफ डी में क्या था, एम इज फॉर मॉडिफाइड एंड बी एफ डी इज फॉर बेस्ट फिट डिक्रीजिंग। ठीक है ना। उसके बाद तुम क्या करते हो, तुम डुअल थ्रेशोल्ड पॉलिसी लगाते हो, है ना। तो डुअल थ्रेशोल्ड पॉलिसी में क्या हुआ, हमारे पास एक अंडर यूटिलाइज्ड एंड ओवर यूटिलाइज्ड हमको पता चल जाता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर हम एक इफ की स्टेटमेंट को देखेंगे कि इफ हमारा जो पीएम है वो ओवर यूटिलाइज्ड है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, यस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेलेक्ट करने पड़ेंगे वीएम्स, सेलेक्ट करने पड़ेंगे वीएम्स दैट हैज टू बी माइग्रेटेड। अगर ये हमारा जो है ये अंडर यूटिलाइज है, यानी कि ये नो ब्लॉक में आता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट ऑल वीएम्स, है ना। तो दोनों ही केस में तुमको इसको किसी दूसरे पीएम पे डालना है। अब अगर यहाँ एक मजे की बात देखोगे, तो दूसरे पीएम पे अलोकेट करने का प्रोसेस तो हमको मालूम ही है ना। ये देखो ना, इसी को तो एमबीएफटी कह रहे हैं। ठीक है ना। तो तुम कहोगे कि यार ये बीच में ये स्टार्ट तो है लेकिन एंड नहीं है।
तो एंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस करो। यहाँ पे देखो कि तुम्हारे सारे सिमुलेशंस पूरे हुए या नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे हम एक ब्लॉक ऐड कर सकते हैं कि ऑल सिमुलेशंस डन। सिमुलेशन क्या होता है, जब तुम पूरा फ्रेमवर्क एक बार चलाओगे तो दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। फ्रेमवर्क क्या हुआ, जो तुम्हारा जो भी तुम्हारा सिस्टम डिजाइन होगा, जिसके सारे कंपोनेंट्स तुम अपना यूज करोगे, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर ये नो रहता है तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, और ये यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, ये नो पे चला गया। ठीक है, तो आज हमको क्या क्या समझ में आया मेरे दोस्तों, आज हमको ये समझ में आया कि इस लेक्चर के बाद अगर चाहे आप में कुछ हो चाहे ना हो, दो चार चीजों की जानकारी तो जरूर होगी कि क्लाउड का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है। सबसे पहले तुमको ये पता चल गया। दूसरी चीज हमको ये पता चल गया कि एक फिजिकल मशीन क्या होता है, क्लाउड चलता फिजिकल मशीन से है। फिर हमको ये भी पता चल गया कि एक वर्चुअल मशीन क्या होता है, वर्चुअल मशीन फिजिकल मशीन को असिस्ट करता है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द जॉब इन अ रैपिड मैनर, इन अ फास्ट मैनर, एज सुन एज पॉसिबल, जो भी। बट यहाँ पे एनर्जी इफिशिएंसी का एक मसला है कि आपको एनर्जी इफिशिएंट ये रखना है सिस्टम, आपको एनर्जी को कंसाइज रखना है कि एक पर्टिकुलर रेंज में हमारी एनर्जी कंज्यूम हो, उससे ज्यादा या कम नहीं लगाना है। नाउ वीएम्स आर अलोकेटेड टू पीएम्स एंड वन वीएम कैन ओनली बी अलोकेटेड टू 1 PM एट वन टाइम इंस्टांस। अगली बार तो देखो ना, जब अगर माइग्रेट हो रहा है तो वो तो किसी और पे जा ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सिंपल सी। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन सॉरी आपकी एलोकेशन होगी तो एक टाइम इंटरवल के बाद वी नीड टू फाइंड दी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या था, हॉटस्पॉट आई हैव डिफाइंड दैट अ पीएम दैट इज ईदर अंडर यूटिलाइज्ड और ओवर यूटिलाइज्ड। एक पीएम जो कि या तो जिसका जो भार है वो या तो कम है, अब भार मतलब वजन नहीं, भार मतलब उसका लोड हो गया है ना, तो लोड या तो एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है या एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो ओवर यूटिलाइज होगा। ये दो जो लिमिट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डुअल थ्रेशोल्ड पॉलिसी। तो डुअल थ्रेशोल्ड पॉलिसी के अंडर में हमने क्या किया, हॉटस्पॉट डिटेक्ट किया। हॉटस्पॉट कितने तरह के थे, एक था हमारा अंडर यूटिलाइज्ड, एक था हमारा ओवर यूटिलाइज्ड। बिकॉज अंडर यूटिलाइज्ड वीएम के पीएम के सारे वीएम्स चले जाते हैं, जितने भी होंगे, कोई कंडीशन नहीं है, ऑल द वीएम्स विल बी माइग्रेटेड। एंड ओवर यूटिलाइज्ड वीएम के जो होते हैं वो कुछ पीएम्स लॉस होते हैं, ठीक है ना, कपल ऑफ इट्स सॉरी कपल ऑफ वीएम्स जो होते हैं वो इसके लॉस पे, कपल बोल सकते हैं, कपल मतलब दो के लिए होता है। कपल ऑफ बोला कि कपल ऑफ वीएम्स आर माइग्रेटेड, तो इसका मतलब दो ही वीएम्स माइग्रेट हुए। मल्टीपल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दो ही वीएम्स माइग्रेट होंगे। ठीक है, एक दो माइग्रेट करने से स्टेबल हो जाता है अगर तुम्हारे नंबर ऑफ वीएम्स कम है तो। अगर बहुत ज्यादा है तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसी चीज को देखो यहाँ पे इस पेपर पे भी यहाँ पे हमने समझा रखा हुआ है सर ने। ठीक है, अब ये देखो, ये मिनिमाइजेशन ऑफ माइग्रेशन दिया हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें भी डुअल थ्रेशोल्ड लगी हुई है। देखो, ये एक अपर थ्रेशोल्ड दिया हुआ है और ये एक लोअर थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये लोअर थ्रेशोल्ड है। तो अगर क्या है, लोअर थ्रेशोल्ड से कम है तो ये क्या हो रहा है, सीधा सीधा देखो माइग्रेशन लिस्ट के अंदर में ऐड हो रहा है, सीधा सीधा है, कोई लॉ नहीं, कोई लॉजिक नहीं। लेकिन अगर अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो भी दिया हुआ है कि किन किन को माइग्रेट करना है, कैसे कैसे माइग्रेट करना है। तो यूटिलाइजेशन के बेस पे ले लो भैया, इसका ज्यादा है, इसको माइग्रेट करके दो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वाले को उठाओ, पहले बाहर दे दो। लेकिन अगर तुम सिर्फ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वाले को बाहर करते रहोगे तो इसमें क्या है कि वो हो सकता है उसके साथ उसका स्टेबिलिटी कनेक्शन भी अच्छा बैठा हो तो वो माइग्रेट हो जाए। अब तुम कहोगे सर या सौरभ, ये मशीन है, इंसान नहीं है कि इनकी इनकी जो है वो कंपैटिबिलिटी बैठनी चाहिए। मियाँ बीवी नहीं है कि एक फिजिकल मशीन है और एक वर्चुअल मशीन है तो आपस में कनेक्ट होंगे तभी बैठेंगे। लेकिन मेरे बंधु, मेरे भाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। जैसे मैं बार बार एक बात कहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे मतलब बेसिक ऑपरेशन, जैसा एक्सेल चलता है, वाओ क्या चलता है यार वो, जैसा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, वाओ क्या फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। बट जस्ट बिकॉज कि उसका हार्डवेयर कंपोनेंट ना, उसके सारे कंपोनेंट्स इंटैक्ट नहीं है आपस के अंदर में। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर से भी कम्युनिकेट करने में डिले करेंगे। अब तुम पूछोगे कैसे इंटैक्ट नहीं है, भाई साहब आप चिपसेट यूज कर रहे हो इंटेल का, आप हार्ड डिस्क या एसएसडी यूज करते हो किसी और कंपनी का, आप अपना सिर्फ बनाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, और आप दूसरी कंपनीज का लेकर के असेंबल करके उसको जोड़ते हो। तो हर अलग अलग कंपनी ना, जितनी अलग अलग कंपनीज का सामान किसी एक चीज में लगा होगा तो उनके बीच में जो होगा कम्युनिकेशन डिले होगा।
वो है ही, वो इतने माइनर ये में होता है कि तुमको पता नहीं लगेगा। तुम अगर सिंगल एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेशन डिले निकालने चलो ना, तो हमको पता नहीं लगेगा। लेकिन ओवरऑल जब देखते हैं तो वही बूट टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ये कंपोनेंट इससे इंटैक्ट हुआ, ये कंपोनेंट इससे इंटैक्ट हुआ। आपकी वीएम्स की जो आपके वर्चुअल मेमोरी को जैसे आप मैनेज कर रहे हो, वो सारा कुछ ही इसमें आ जाता है। ठीक है, अभी क्या इनका असर पड़ेगा इनका, तो ऐसा ना हो कि तुम कोई गलत वीएम चूज कर लो। तो ये भी एक समस्या है, इसलिए ये इतनी बड़ी समस्या है कि अगर तुम एक सही बैठे हुए वीएम को किसी पीएम से उठा देते हो और तुम उसको किसी और पे लगाते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो किसी और पीएम पे वैसा काम ना कर सके। ठीक, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि वो हॉटस्पॉट डिटेक्ट कर लिया, ओवर यूटिलाइज्ड जो है उनमें से कुछ चूज करने हैं, तो वो हमने उठाए। और उसको अगर बुए सर का पेपर देखोगे, जैसे मैंने बताया लोअर थ्रेशोल्ड अपर थ्रेशोल्ड है, और जैसे हाईएस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन वाला जो भी वीएम होगा उसको पहले माइग्रेट किया, वापस चेक किया कि भाई मेरा पीएम जो है वो एक उस बिहेवियर में आया कि नहीं आया, कि इससे इतना ये वीएम माइग्रेट करने पे मेरा जो पीएम है वो स्टेबल हो गया। ठीक है, ये चलाते रहो जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता है। जब हो गया स्टेबल तो उसको उठा दो कि ये जा रहे हैं। तो जो जा रहे हैं वो भी किसी पे जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे ये वीएम था, अब इसको वापस अलोकेट करने के लिए हम क्या एमबीएफडी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको वापस से पूछो। अब अगर एमबीएफडी नहीं समझ में आया तो मेरे दोस्त पहला लेक्चर देखो, देखोगे एमबीएफडी बिल्कुल समझ में। देखो एमबीएफडी और एमएम जब तक नहीं समझते हो क्लाउड में आप कुछ नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स अलोकेशन। ठीक है, लेकिन एमबीएफडी लगाने से, एमबीएफडी वाज ऑल अबाउट ब्रॉडकास्टिंग द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक वीएम था, इसके 4 पीएम्स की पॉसिबिलिटी हमने चेक करी, तो कौन कौन से पीएम जिसके पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट मांगा गया, इसने एस्टिमेटेड कॉस्ट इसको दिया जिसके साथ मिनिमम कॉस्ट था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिंक ये रहा, इसको देखो, क्लिक करो, पहला लेक्चर देखोगे, दूसरा लेक्चर मस्त समझ में आएगा। पहले दूसरा लेक्चर देखोगे तो वापस पहले लेक्चर पे जाना ही पड़ेगा अगर इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो। नहीं तो पहला लेक्चर पहले देख लो, यहाँ आओ, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि एमबीएफडी क्या था। अभी इस लेक्चर में एमबीएफडी को रिपीट करने का तो कोई लॉजिक बैठता नहीं। ठीक है ना, तो अभी देखो, अब ये एक पीएम था, इसने अपनी कॉस्ट मिनिमम दी थी। ठीक है ना, मिनिमम जैसे मान लो 30 मिली जूल का कह रहा है, मेरा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 मिली। अब एक 30 मिली जूल कैसे आए, ये भी पहले लेक्चर में बताया कि कैसे हम कॉस्ट डिफाइन करते हैं, कैसे हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इसने 30 मिली जूल बोला था। ठीक है, सो ये इट वाज प्रपोज्ड, बट जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी इसके इम्प्लीमेंटेशन की, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रपोज्ड कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट में क्या होगा कि इसके कुछ नेटवर्क कॉस्ट ऐड होंगे। जो नेटवर्क कॉस्ट ऐड होंगे वो नेटवर्क एरर की वजह से ऐड होंगे, यूजर की अनस्टेबिलिटी की वजह से ऐड होंगे, नेटवर्क की अनस्टेबिलिटी की वजह से ऐड होंगे, है ना। तो नेटवर्क जब अनस्टेबल होएगा तो ये लोड फ्लक्चुएट होगा। ठीक है ना, तो तुम कहते हो कि भाई साहब मैंने रामू हलवाई से मिठाई तो इसका नाम सुन के लिए थे कि इसकी मिठाई की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, बट जैसा सुना था वैसा नहीं मिल रहा, वो एग्जैक्ट नहीं मिला, कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है ना, तो आगे क्या होगा फिर जब तुमको मिठाई लेनी होगी तो तुम रामू के लिए लेने के बारे में तुम एक बार सोचोगे कि नहीं सोचोगे। पिछली बार तुमने सब डिसाइड करके, तुम्हारे पास सिंधी स्वीट्स भी था, तुम्हारे पास गोपाल्स भी था, तुम्हारे पास एबीसी 3 तरह के यहाँ पे ये स्वीट सेलर्स हैं। ठीक है, तुमने सब तरफ से देखा और तुमने कहा कि ठीक है जितने लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो, या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से गोपाल जो है मुझे वो सबसे कम पैसों में मेरी सही मिठाई दे रहा है, बराबर है। तुम ले आए भाई साहब मिठाई उसके पास से 1 किलो। ठीक है, जब तुम खाओगे एक्चुअली तो तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से इसमें कुछ डिग्रेडेशन मिलेगी। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, मैं तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं। तो जो इसका प्रपोज्ड मॉडल था वो इसके एक्चुअल मॉडल से थोड़ा डिफरेंट होगा, या एक्चुअल मॉडल से थोड़ा सा दूर होता है, मतलब रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो वहां पे क्या हुआ दोस्त कि जब मैंने बोला था कि 30 मिली जूल में हो जाएगा, ठीक है, बट ये 30 मिली जूल में नहीं हुआ, ये सपोज करो 35 मिली जूल में हुआ, तो मैंने 5 मिली जूल एक्स्ट्रा कंज्यूम किए।
किस कंटेक्स्ट में मैंने 5 मिली जूल एक्स्ट्रा कंज्यूम किया। देखो अब इसमें क्या है कि ऐसा हो कि तुमने एक लेबर को एक काम दिया है ना, उसको अभी मालूम है, वो कहते हैं सर दिन भर में कर दूंगा, लेकिन तुमको मालूम है कि इसके साथ जितने लेबर्स लगे हुए हैं वहां पे काम ज्यादा है, तो एक दिन में किसी का नहीं खत्म होता, उस बेचारे का नहीं खत्म हुआ ना, तो तुम उसको गोली नहीं मार सकते। तो हमको क्या है, रिलेटिव कंप्यूटेशन करना है, उस टाइम फ्रेम में जितने भी लेबर्स लगे हुए हैं उनका आपस में वो भी तो देखना है ना कि ये काम इतना डुएबल था इस टाइम फ्रेम में कि नहीं। तो ये 5 मिली जूल जो एक्स्ट्रा खर्च किए, तो हमको ये भी देखना है ना कि दूसरे कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। तो उसके कंटेक्स्ट में हम निकालेंगे सर्विस लेवल अग्रीमेंट वोलेशन। सर्विस लेवल एग्रीमेंट वॉयलेशन क्या होता है, ये मैंने पहले लेक्चर में समझाया है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जब भी एक सर्विस प्रोवाइडर, है ना, सर्विस प्रोवाइडर किसी यूजर के साथ एक संधि करेगा कि चलो ठीक है मैं तुमको ये सर्विसेज दे के देता हूँ। पिछले वाले लेक्चर में मैंने एयरटेल का एग्जांपल दिया था कि अगर हमसे एयरटेल जुड़ता है, वो कहता है मैं आपको 150 या 100 Mbps की स्पीड दूंगा, मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अगर वो 100 के बदले 90 देता है, तो वो क्या कर रहा है बेचारा, 10 Mbps मुझे कम दे रहे हैं, यानी कि वो 10 Mbps जो स्पीड है वो वॉयलेट कर रहा है। लेकिन अगर बाकी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इस रेंज में नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इसके नेटवर्क का लॉसेज है। तो हम इस लॉस को बाकियों के लॉस से कंपेयर करते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि ये कम दे रहा था तुम इसको जाके सीधा ब्लेम करो, वहां की सिचुएशंस जैसे वो तुमको दे के तो जाते हैं। अब जियो कहता है कि मैं आपको 200 एमबीपीएस की स्पीड दूंगा, तो 200 एमबीपीएस की स्पीड में ये भी डिपेंड करता है कि उनका टावर जिससे वो इंटरनेट कैप्चर कर रहा है वो किस स्पीड में डाटा आपको सर्विस दे पा रहा है, या आप उस टावर से कितनी दूरी पे मौजूद हो, ठीक है। ये भी एक अलग एरिया है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये भी हम पढ़ेंगे कभी आगे किसी लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में। पहले आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो और हमारा प्रीवियस लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशंस लेते रहिए। आपके इस तरह के इस तरह से करने में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आगे भी इस तरह के लेक्चर्स को बना सकूं। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई शिकायत है, तो मुझे जरूर बताओ भाई, मैं भी सीख रहा हूं। और आपके जो कमेंट्स आएंगे उनको जवाब देने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मेल आईडी मैंने लिख ही दी थी पिछले बार भी, अभी भी मिल जाएगी, ये ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख भी रहा होगा, ऊपर लिंक में भी आ रहा है, कहीं से भी कर लो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे, अब हम कहाँ पे पहुंचे थे, है ना, कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट का वॉयलेशन कैसे हो रहा है। तो सर्विस लेवल अभी क्या है कि किसी पीएम ने जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा खर्च दिया, तो इसके बेस पे इसका रेप्यूटेशन बना सकते हो ना दोस्त। सो दिस इज अगेन रेप्यूटेशन और ट्रस्ट मैनेजमेंट। अब मैं ट्रस्ट मैनेजमेंट के एक आधा पेपर आपको जरूर लिंक में डाल दूंगा, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रस्ट मैनेजमेंट कैसे बिल्ड होता है, ठीक है। तो उसको रीएलोकेट करो जिसका ट्रस्ट हाई हो, है कि नहीं, ठीक है। जिसका ट्रस्ट हाई हो उसको रीएलोकेट करो, सिर्फ एमबीएफडी को मत यूज करो। तो हमारे पास, अगर मैं इसको स्टेप्स में डिफाइन करूं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप, अलोकेट अ वीएम टू पीएम, ठीक है। ith pm, jth vm हो सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू डू, यू आइडेंटिफाई द हॉटस्पॉट, देन यू सेलेक्ट vms फ्रॉम ओवर यूटिलाइज्ड pms, सो दैट इसको हम रिड्यूस कर सकें। एंड देन द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इज यू माइग्रेट द vm टू अनदर pm। यहाँ पे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक एस्पेक्ट खत्म होता है। इसके बाद इसमें बहुत कुछ आता है, आप किस हिसाब से इसको कर सकते हैं, किस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या रेपुटेशन मैनेजमेंट को बनाने में हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इस रेपुटेशन मैनेजमेंट को बनाने में किसी फोरकास्टिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोड आएगा, एक्सपेक्टेड लोड क्या हो सकता है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट के जो कुछ भी तुम रियल लाइफ में देखते हो, जो कुछ भी रियल लाइफ में सोचते हो, सब कुछ की पॉसिबिलिटी रिसर्च में है। इट्स ओनली कि आप रियल ऑब्जेक्ट्स पे करोगे तो उसमें फंडिंग की है दिक्कत, कोई फंड करे, उतना डेटा इकट्ठा करे, तो ऐसा हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। कुछ ना समझ में आया हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मेल कर दीजिए, मेरे से जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं कर सकूंगा। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।